तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में थोड़ा पीछे, करीब 3,500 साल पीछे, और ऋग्वेद के आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस प्राचीन भारत में महिलाओं का सामाजिक दर्जा असल में कैसा था। शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ी हैरान कर दे। क्या हम ये जानते हैं कि प्राचीन भारत में कुछ सबसे पवित्र ग्रंथ और सूक्तों को रचने वाली महिलाएं थीं? जी हाँ, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें उस जमाने के बारे में बनी बनाई सोच पर दोबारा गौर करने के लिए मजबूर करती है। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि महिलाओं की शिक्षा और कह सकते हैं उनकी बौद्धिक आज़ादी वो कैसी थी उस जमाने में। क्या वो वैसी ही थी जैसा हम आज सोचते हैं, या कुछ बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। देखिए, बाद के कई दौरों में हमने देखा कि महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन ऋग्वेदिक काल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ न सिर्फ उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था, बल्कि वो वैदिक ज्ञान को बनाने में, उसे रचने में एक एक्टिव हिस्सा थीं। और ये कोई हवाई बात नहीं है। हमारे पास बाकायदा नाम है, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो महान महिलाएं थीं, वो विदुषियां थीं जिन्होंने भजन लिखे, सूक्त रचे, और इतना ही नहीं, उस जमाने के बड़े बड़े दार्शनिकों से शास्त्रार्थ भी किया। अच्छा, एक और मजेदार बात यह है कि पढ़ाई का कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं था। महिलाओं के पास चॉइस थी। एक तरफ थी ब्रह्मवादिनी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई और अध्यात्म में लगा दी, और दूसरी तरफ थी सद्यवधू, जो शादी होने तक वैदिक ज्ञान हासिल करती थीं। तो मतलब विकल्प मौजूद थे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई और ज्ञान की दुनिया से निकलकर अब जरा घर परिवार की बात करते हैं। देखते हैं कि शादी ब्याह का सिस्टम कैसा था, उसके क्या नियम कायदे थे। तो ऋग्वेदिक काल में शादी को एक बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता था, और यहाँ कुछ बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं। पहली, उस जमाने में बाल विवाह नहीं होता था। दूसरी, विधवा पुनर्विवाह के भी संकेत मिलते हैं, जो उस दौर के हिसाब से काफी आगे की बात थी। हाँ, एक बात जरूर थी कि अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी वो थोड़ी सीमित थी। लेकिन शादी के नियम कायदे सबके लिए एक जैसे नहीं थे। मामला तब पेचीदा हो जाता था जब शादी अलग अलग सामाजिक वर्गों यानी वर्णों के बीच होती थी। इसको लेकर समाज के नियम काफी सख्त थे। अब देखिए, ये कितना दिलचस्प है। समाज में ये देखा जाता था कि लड़का किस वर्ण का है और लड़की किस वर्ण की। अगर ऊंचे वर्ण का लड़का नीचे वर्ण की लड़की से शादी करे, उसे अनुलोम विवाह कहते थे, और इसकी इजाजत थी। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी नीचे वर्ण का लड़का और ऊंचे वर्ण की लड़की, इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था, और समाज इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता था। तो अब सवाल उठता है कि इन शादियों से जो बच्चे पैदा होते थे, उनका क्या? उनके लिए खास शब्द था वर्ण संकर, और समाज उनको किस नज़र से देखता था, इससे उस वक्त की सामाजिक बुनावट का पता चलता है। ये जो टेबल है, ये उस दौर के समाज का ढांचा दिखाती है। खास तौर पर जो प्रतिलोम विवाह थे, उनसे पैदा हुए बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। जैसे अगर शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की संतान है, तो उसे निषाद कहा जाता था, और समाज में उसका दर्जा अक्सर निचला ही होता था। तो शिक्षा और शादी की बात हो गई। अब जरा महिलाओं के आर्थिक अधिकारों और समाज में उनकी भूमिका पर नजर डालते हैं। क्या उनके पास कोई आर्थिक शक्ति थी? क्या वो सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेती थी? यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, स्त्री धन। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो संपत्ति थी जिस पर सिर्फ महिला का हक होता था। इसमें वो तोहफे, गहने या पैसे आते थे जो उसे शादी से पहले और शादी के दौरान अपने परिवार से मिलते थे। ये एक तरह से उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, जो उस जमाने के हिसाब से वाकई एक बड़ी बात है। अब स्त्रीधन में भी दो तरह की कैटेगरी थी। एक था सौदायिक। ये वो संपत्ति थी जिस पर महिला का पूरा कंट्रोल होता था, वो जैसे चाहे उसे इस्तेमाल कर सकती थी। और दूसरा था असौदायिक, जो कि परिवार की संपत्ति से जुड़ा होता था और उस पर उसका हक थोड़ा लिमिटेड था। तो यहाँ भी हमें स्वायत्ता और सीमाएं दोनों देखने को मिलती हैं। आर्थिक अधिकारों के अलावा समाज में भी उनकी एक जगह थी। घर के जितने भी धार्मिक काम होते थे, यज्ञ होते थे, उनमें उनकी मौजूदगी जरूरी मानी जाती थी। इतना ही नहीं, जो सार्वजनिक सभाएं होती थी, जिन्हें सभा कहते थे, उनमें भी वो कभी कभी हिस्सा लेती थी। तो मतलब वो समाज से पूरी तरह कटी हुई नहीं थी। तो हमने शिक्षा, शादी, आर्थिक अधिकार और सामाजिक जीवन, इन सब पहलुओं पर बात की। अब इन सब को जोड़कर
अगर हम एक बड़ी तस्वीर देखें तो आखिर ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का स्टेटस था कैसा? एक शब्द है जो इस पूरे विचार को बहुत खूबसूरती से समेटता है, और वो है सहधर्मिणी। इसका मतलब सिर्फ पत्नी नहीं है, इसका मतलब है धर्म के पालन में, यानी अपने सारे कर्तव्यों को निभाने में पति की बराबर की साथी। ये एक पार्टनरशिप का आइडिया है, बराबरी और सम्मान का। और हाँ, समाज में महिलाओं का सम्मान था। ये जानना बहुत जरूरी है कि उस दौर में हमें पर्दा प्रथा या सती प्रथा जैसी कुरीतियों का कोई सबूत नहीं मिलता। ये वो प्रथाएं हैं जो बाद के समय में समाज का हिस्सा बनी। तो इससे पता चलता है कि उस वक्त सामाजिक आज़ादी कहीं ज्यादा थी। तो कुल मिलाकर अगर निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? यही कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी हद तक स्वतंत्र थी। वो पढ़ी लिखी थीं और समाज में उनका सम्मान भी था। हाँ, ये सब एक पितृसत्तात्मक ढांचे के अंदर ही था, लेकिन उस ढांचे के भीतर भी उनके पास अधिकार और सम्मान थे। तो ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन नहीं थी। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज से 3500 साल पुराना ये सामाजिक ढांचा हमें इतिहास और जिसे हम प्रगति कहते हैं उसके बारे में क्या सिखाता है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हजारों सालों में समाज और समाज में भूमिकाएं कैसे बदलती हैं।